हम सबों का दुर्भाग्य है, बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि हम अपने 100 साल में एक ऐतिहासिक इमारत को तोड़ने की नई-नई स्कीमें पैदा कर रहे हैं और हमारी हुकूमत इसके बदले एक 5 स्टार होटल लाने का प्रस्ताव दे रही है। हम अपने इतिहास की कुर्बानी दे करके महज एक होटल बनाना चाहते हैं, ये कौन-सा सपना है? ये कैसे राज्य का निर्माण हम करना चाहते हैं? अपने आने वाले पीढ़ियों को हम क्या सबक देना चाहते हैं? अपने निजी कमाई से, जो उनकी खून पसीने की, उनकी काबिलियत की कमाई थी, उस कमाई से इस बिल्डिंग को खड़ा किया था कि इस बिल्डिंग के अंदर लकड़ी की जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों को बर्मा से मंगाया गया था, उन लकड़ियों को सीढ़ियाँ बनाने के लिए। बर्मा जो देश है। जी, रंगून से मंगाया गया था, म्यांमार जिसे आज आप कहते हैं। तो यह सोच सकते हैं कि एक आदमी कितनी शिद्दत से उसने अपनी मेहनत की कमाई खर्च की होगी इस बिल्डिंग को बनाने में। ये जो तमाम तरह की नक्काशियाँ की गई हैं, शिल्पकारियाँ की गई हैं, वो राजपूत स्थापत्य कला और मुगल स्थापत्य कला से प्रेरित हैं कि जिस बिल्डिंग ने सरकार को इतने सालों तक अपनी सेवा दी है, उसको बचाने के लिए गंभीरता से प्रयास करें। पटना के बीरचंद पटेल पथ पर ये एक आलीशान जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, अब बिहार के राज्य सरकार चाहती है कि इसको तोड़ दिया जाए और यहाँ पर एक 5 सितारा होटल बनाया जाए। लेकिन अभी ये मामला हाई कोर्ट में है और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। कोर्ट का आदेश आया है कि अभी इसको नहीं तोड़ा जाए और आप जवाब दीजिए कि क्यों तोड़ना चाहते हैं इसको। और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है आलीशान बिल्डिंग, आखिर ये है क्या, किसका है और सरकार के पास ये कब से है बिल्डिंग और सरकार इसको तोड़ना क्यों चाह रही है? क्योंकि अभी यहाँ पे जो परिवहन भवन भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका असल नाम जो है सुल्तान पैलेस है और ये सुल्तान थे कोई क्या उनका इतिहास रहा है जानेंगे। हमारे साथ इतिहासकार हैं मोहम्मद दानी साहब। पहले तो आप समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत जी, शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। क्या था ये सुल्तान पैलेस? जी, बहुत बढ़िया। अभी बहुत चर्चा में ये पैलेस आ गया है और इससे पहले कि हम और बातें करें, ये जान लें कि क्या था। तो सुल्तान पैलेस दरअसल हमारे जो बिहार की हिस्ट्री के एक बड़े हीरो रहे सर सुल्तान अहमद साहब, उनकी यह बिल्डिंग थी, हम हवेली या महल आप कह लीजिए, उनका पैलेस था, वो यहाँ रहा रहा करते थे। अब सुल्तान साहब कौन थे, ये आप जानना चाहेंगे? सुल्तान साहब एक बड़े बैरिस्टर थे और अंग्रेज़ों ने उनको सर की उपाधि दी थी। अब आप उनके कद का अंदाज़ा लगाइए। पटना हाई कोर्ट में वो जुडिशियरी के बड़े पोस्ट पर रहे, जस्टिस रहे, बैरिस्ट्री की वकालत की उन्होंने और 1923 से 1930 तक पटना यूनिवर्सिटी के पहले इंडियन वाइस चांसलर, पहले भारतीय कुलपति के तौर पे भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो आप ये समझिए कि सुल्तान अहमद एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनको यह देश जुडिशियरी और एकेडमिक्स के लिए किए गए उनके हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन के लिए याद करता है और यह बिल्डिंग उनके नाम से है। उन्होंने अपने निजी कमाई से, जो उनकी खून पसीने की, उनकी काबिलियत की कमाई थी, उस कमाई से इस बिल्डिंग को खड़ा किया था। उनका निजी भवन था ये। जी हाँ, बिल्कुल, उनका निजी। और अभी आप कह रहे थे बीरचंद पटेल पथ पर स्थित है, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि यह बिल्डिंग जब बनी थी, तो इस सड़क का नाम गार्डिनर रोड हुआ करता था। अंग्रेज़ों का ज़माना था, 1922 की बात है, लगभग 100 साल, ये 100वां साल चल रहा है इस ऐतिहासिक इमारत का। और यह दुर्भाग्य है, यह हम सबों का दुर्भाग्य है, बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि हम अपने 100 साल में एक ऐतिहासिक इमारत को तोड़ने की नई-नई स्कीमें पैदा कर रहे हैं और हमारी हुकूमत इसके बदले एक 5 स्टार होटल लाने का प्रस्ताव दे रही है। बिहार के नागरिक समाज ने, बिहार के बुद्धिजीवियों ने एक बहुत ही रचनात्मक पहल करते हुए पटना हाई कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया, एक रिट दायर की और याचिका के बदले में सरकार को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह यह बताएं, आपने कहा इसका कि क्यों तोड़ना चाहते हैं और तत्काल इस पर रोक लगाने की बात कही। लेकिन हमारा मानना है कि सरकार को अपनी ओर से ही इस पहल को बंद करना चाहिए और इसके बजाय एक हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में इसको तब्दील करने के लिए नए तरीके का कॉन्सेप्ट और एक नया प्रोजेक्ट लाना चाहिए। दुनिया भर में आज हेरिटेज टूरिज्म एक उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें तमाम तरह के रोजगार हैं, जॉब्स हैं, कैरियर के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिहार जैसे गरीब और अविकसित राज्य के लिए यह जगह एक ऐतिहासिक जगह है, एक बड़े सेंटर के रूप में तब्दील हो सकती है। आप देखिए इसके पीछे में आपका जिला अतिथि गृह है और सर्किट हाउस है पटना का, ये बिल्कुल तारीखी जगह है। तो इस जगह पर इस इमारत का होना सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि देश दुनिया के तमाम टूरिस्टों के लिए, पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो हमारी यह मांग है कि इस ऐतिहासिक इमारत को सरकार नए तरीके से पुनर्जीवित करे, रिनोवेट करे और सौंदर्य इसका बढ़ाए ताकि नए लोग इसके प्रति आकर्षित हों। इसकी मजबूती को लेकर के सरकार को कहीं चिंता हो कि 100 साल हो गया है, गिर सकता है इसको। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन
आप यह सोचिए, मैं आपको इस बिल्डिंग के बारे में अब बता दूं। यह जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप पैन करके पूरा स्कोप दीजिए इसका, ताकि देखिए वो आप बिल्डिंग के उस हिस्से में, जिस हिस्से में आप हैं, उस आपकी ओर वो उनके तमाम कारिंदे जो हुआ करते थे, स्टाफ्स थे, उनके लिए रिहाइश की जगह थी। सुल्तान साहब का ये मेन जो इलाका था, इसमें वो रहते थे, और उधर उनका सेक्रेटेरिएट स्टाफ्स का जो था ऑफिस दफ्तर चला करता था। तो बिल्कुल जो आर्किटेक्चर का एक प्लान्ड वे होता है, जिस तरह से आज मॉडर्न आर्किटेक्चर बिल्डिंग कॉन्सेप्शन है हमारा, उस पर तैयार की गई ये इमारत है। और आपको हैरत होगी, ये बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर आप आर्किटेक्चर में देख रहे हैं, स्थापत्य कला जो कहते हैं, वो इंडो सार्वजनिक ये स्थापत्य कला का नमूना है। और इंडो सार्वजनिक मतलब भारतीय और यूरोपीय दोनों आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इसमें मिले हुए हैं, मिक्स हैं। और जो इसके नक्काशीदार आप मेहराबों को देखिए, वो खिड़कियों में आप देखिए जो तमाम तरह की नक्काशियाँ की गई हैं, शिल्पकारियाँ की गई हैं, वो राजपूत स्थापत्य कला और मुगल स्थापत्य कला से प्रेरित हैं। आप देखिए बाहरी जो दीवारें हैं, उन पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी कारीगरी, और बड़े-बड़े कारीगरों को देश भर से बुलाया था सुल्तान साहब ने। और आपको पता होना चाहिए, मैं बताऊँ कि 22 लाख रुपए का खर्च आया था। 22 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए थे इस बिल्डिंग को 100 साल बनाने में, पहले। 100 साल पहले। और सुल्तान साहब को जानने वाले लोगों ने लिखा है कि इस बिल्डिंग के अंदर लकड़ी की जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों को बर्मा से मंगाया गया था, उन लकड़ियों को सीढ़ियाँ बनाने के लिए। बर्मा जो देश है। जी, रंगून से मंगाया गया था, म्यांमार जिसे आज आप कहते हैं। तो यह सोच सकते हैं कि एक आदमी कितनी शिद्दत से उसने अपनी मेहनत की कमाई खर्च की होगी इस बिल्डिंग को बनाने में। तो उनका सपना यह नहीं रहा होगा कि 100 सालों के बाद कोई ऐसी सरकार आए जो उसको तोड़ डाले और ग्लोबल टेंडर जारी करे। क्यों? क्योंकि 5 स्टार होटल बनाना है। यह निहायत अफ़सोसनाक और दुर्भाग्य की स्थिति है कि हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम पूरे देश में अभी भी बहुत कम है, सबसे कम आप कह लीजिए। शिक्षा उतनी ही है, लेकिन हम कॉरपोरेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए 5 स्टार होटल बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करते हैं। और उसके लिए हम कुर्बानी किसकी देना चाहते हैं? एक अपने हेरिटेज सेंटर की, एक वर्ल्ड हेरिटेज की तरफ बढ़ता हुआ ये बिल्डिंग है, और हम उसकी कुर्बानी देना चाहते हैं, और सरकार ने इसके लिए प्रपोजल दे दिया। आप सोचिए कि अगर अदालत ने इसमें इंटरवीन नहीं किया होता, तो अब तक तो सरकार इस पर डिमोलिशन का प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी होती। तो इसलिए यह सोचना बेहद ज़रूरी है कि यह सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि बिहार की बिल्कुल धरोहर है। बिहार, बदलते हुए बिहार की, आज़ादी से पहले के बिहार और आज़ादी के बाद के बिहार की एक जीती जागती तस्वीर है। इस इमारत ने बिहार को बदलते देखा है, पटना को बदलते देखा है, और कईयों को राजनीतिक सामाजिक तौर पर आगे बढ़ते हुए और पिछड़ते देखा है। तो हम इस बिल्डिंग को सिर्फ एक भवन के रूप में ना देखें। 100 साल पुरानी बिल्डिंग आप जहाँ कह रहे थे, आज देश दुनिया भर में इतनी आधुनिक चीज़ें आ गई हैं, मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं कि बिल्डिंग का जो रख-रखाव है, यूरोप में आप जाइए, 2-200 साल, 4-400 साल पुरानी बिल्डिंगें अभी भी महफूज हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की जो इमारतें हैं यूनिवर्सिटीज़ की, 5-500 साल ऊपर हो गई, तो वो महफूज हैं। तो क्या हमारे देश में हमारी सरकारें अगर चाह लें, तो क्या इनकी रक्षा या इनकी कंज़र्वेशन की कोशिशें नहीं की जा सकती हैं? यह दरअसल सरकारी नाकामियाँ हैं और प्रशासनिक लोगों की उदासीनता है, जो नहीं चाहते हैं कि इतिहास की जो चंद खुशनुमा जगहें हैं, उनको बचाया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनको देखें और इतिहास को अपना जान सकें। परिवहन विभाग का ये लगा हुआ है बोर्ड यहाँ पे, ये कब से हुआ? हाँ जी, आप ये सही बोल रहे हैं। परिवहन भवन, बिहार सरकार ने दरअसल इस बिल्डिंग को अधिग्रहित किया, और अधिग्रहण के बाद आज से करीब-करीब डेढ़ दशक का समय शायद पहले का रहा, जो बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि बिहार सरकार का जो परिवहन विभाग है, वो यहाँ से चला करेगा। पूर्वज कहाँ हैं सुल्तान साहब? जहानाबाद, ये जहाँ मूल रूप से जहानाबाद के रहने वाले थे, और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई इस दुनिया से। पूरा परिवार जहानाबाद में भी है? नहीं, नहीं, अब उनके पुरखे रहे होंगे, कोई है, अभी तो ट्रेस नहीं है। बाद में बहुत से लोग यूरोप चले गए, इंग्लैंड चले गए, इनके पुरखे, इनके आने वाली पीढ़ियों के लोग, हाँ, नस्लें, पुरखे उनके हुआ करते थे। 1963 में जहानाबाद में ही इनकी मृत्यु हुई है। इनका इंतकाल 1963 में हुआ, बहुत तंगहाली में आ गए थे सुल्तान साहब, और वहाँ उनके आखिरी दिनों में उनकी गुज़ारा जहानाबाद में ही हुआ। लेकिन यह जो बिल्डिंग है, सरकार ने अपने एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग के लिए लिया था। और अगर इस रूप में भी आप सोचिए, तो अगर परिवहन विभाग बिहार सरकार चला रही है, तो निःशुल्क और एक तरीके से कह लीजिए इतनी अच्छी जगह पे तमाम संसाधनों के साथ यह बिल्डिंग अगर उस विभाग के लिए मिली है, जो पूरे बिहार के परिवहन व्यवस्था को संचालित करती है, फिर ऐसे भी अगर रूप में अगर चला रही थी, तो उसका संरक्षण किया जाना ज़रूरी था, ना कि इसको तोड़ करके आप होटल बनाइए इस पर।
होटल बनाने के लिए पटना में और पटना के बाहर में बिहटा तक कि आप ग्रेटर पटना की जब बात करते हैं, एयरपोर्ट आप डेवलप कर रहे हैं, तो आप 5 स्टार होटल उधर भी बना सकते थे, ताकि नई आबादी को एक नया स्कोप मिलता, नए रोज़गार के मौके जैसे आप मिलते। बता रहे हैं कि ये ऐसा पॉइंट है कि विधानसभा फिर से जिला गृह अतिथि गृह सब आसपास में, तो सरकार की कहीं मंशा हो कि जो भी हमारे दूर दराज के मेहमान आए, सरकारी मेहमान जो होते हैं, तो 5 स्टार होटल रहे पास में तो आसानी होगा, क्योंकि अब देख ही रहे हैं कि अटल पथ भी नज़दीकी में बन चुका है। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ जो विकास का कॉन्सेप्ट है, वो सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है और यही इस देश के और इस राज्य के पिछड़ेपन की बड़ी वजह है। हम चाहते हैं कि हम 2 से 4 किलोमीटर की परिधि में ही सारी चीज़ों को समेट लें। दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ जाइए, तो वहाँ विकास जो है वो डिसेंट्रलाइज़्ड कॉन्सेप्ट पे काम करता है, यानी विकेंद्रीकरण पे। यानी विकास जो हो, जो तमाम इमारतें बने, सेंटर्स बने, टूरिज़्म के हों, चाहे एजुकेशन के हों, उनका फैलाव देश भर के हर एक हिस्से में हो, ताकि हर लोकल आबादी को उसका फ़ायदा मिल सके। तो आप जो ये सवाल उठा रहे हैं, अगर उस तरीके से आप जब सोचेंगे, तब तो फिर पूरे बिहार के कुछ एक हिस्सों को पट्टा में लाके महदूद कर देना चाहिए। और जहाँ तक रही 5 स्टार होटल की बात, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नहीं है मौर्या होटल है, चाणक्य होटल बगल में है, 3 स्टार होटल है, आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, जिला अतिथि गृह यहाँ मौजूद है। तो जो आपके 5 स्टार अतिथि आते हैं, उसके लिए स्टेट सर्किट हाउस 2 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। तो मुझे तो कतई नहीं लगता कि इस बिल्डिंग को हटाकर एक अल्टरनेट के तौर पे 5 स्टार होटल यहाँ खोलना चाहिए। और मुझे ऐसा इसलिए भी नहीं लगता, क्योंकि हम अपने इतिहास की कुर्बानी दे करके महज एक होटल बनाना चाहते हैं। ये कौन-सा सपना है? ये कैसे राज्य का निर्माण हम करना चाहते हैं? अपने आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सबक देना चाहते हैं? सुल्तान साहब एक एकेडमिशियन रहे, वाइस चांसलर रहे, जुडिशियरी के बड़े पोस्ट पे रहे, जुडिशियरी में बड़ी दखल दे रहे थे, तो हम उनको याद करने की एक जगह तक महफूज नहीं रखना चाहते हैं? हम इतने निकम्मे और नकारे हो गए, ये सवाल है। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहूँगा कि बिहार का नागरिक समाज और बुद्धिजीवी समाज बधाई का पात्र है। हमें उनके प्रति अपना शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस बिल्डिंग को बचाने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद की और अदालत तक वो पहुँचे। विगत दिनों में आपने देखा कि पटना के कलेक्टेरिएट को, वो यहाँ पर जो मौजूद था टमटम पड़ाव जंक्शन के पास, उसको, और उसके बाद खुदाबख्श लाइब्रेरी को लेकर के किस तरह से डिमोलिशन के प्रोजेक्ट चले और तमाम विरोध के बावजूद वो रोक नहीं पाया, दुर्भाग्य से वो रुक नहीं पाया। लेकिन आप लाइब्रेरी तो रुक गया। लाइब्रेरी का रुका, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी के पास से जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो बंद नहीं हुआ है। जब मेट्रो गुजरेगी वहाँ से, तो जो खुदाबख्श लाइब्रेरी की ऐतिहासिक पहचान थी, जो सुंदरता और उसका व्यू था, उस पर तो बहुत असर पड़ेगा। पुस्तकालय एक पढ़ने की जगह है, वहाँ पर शोरगुल और हंगामा अगर होने लगे, तो आप सोच सकते हैं कि रीडर्स के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। तो हम लोग इसका भी विरोध कर रहे थे। रही बात और जहाँ पटना कलेक्टेरिएट वगैरह, तो आप ये सोचिए कि बिहार में ऐसी कितनी ही जगहें हैं जो या तो बर्बाद खुद से हो गई हैं, और अब जो जगहें पटना जैसे बड़े शहर में बिहार की राजधानी में हैं, उनको सरकार चाहती है बर्बाद कर देना। यानी कि हम अपने हेरिटेज को लेकर के कितने संवेदनशील हैं, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यह है कि हम यह चाहते हैं कि हम एक कल्चरल हेरिटेज को म्यूजियम में ना बना करके, म्यूजियम में ना तब्दील करके, एक रिसर्च सेंटर में तब्दील ना करके, हम उसको एक होटल में तब्दील करें। क्यों? क्योंकि उससे कॉमर्शियल फ़ायदा होगा, और वो होटल भी सरकार का नहीं होने जा रहा है। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो होटल चलेगा, तो ज़ाहिर तौर पे उसका प्राइवेट स्टेक होल्डर जो होगा, मुनाफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिलेगा। इस बिल्डिंग से तो सीधा-सीधा सरकार को फ़ायदा है, परिवहन विभाग यहीं से बेशक चल रहा है। बेशक परिवहन विभाग के सैकड़ों कर्मचारी, अधिकारी, सचिव रैंक तक के अधिकारी अभी भी यहाँ बैठते हैं। अभी 2 साल पहले मुख्य बिल्डिंग वो सचिवालय में स्थानांतरित ज़रूर हो गई, जहाँ प्रधान सचिव वगैरह बैठते हैं, लेकिन सैकड़ों कर्मचारियों का अभी भी कार्यस्थल यही बिल्डिंग है। इस नाते भी बिहार सरकार का एक दायित्व बनता है कि जिस बिल्डिंग ने सरकार को इतने सालों तक अपनी सेवा दी है, उसको बचाने के लिए गंभीरता से प्रयास करें। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार से तो मैं ख़ास तौर पे मांग करूँगा कि इतने सालों से उन्होंने बिहार को सींचा है, संवारा है, हम लोगों ने देखा भी है, तो अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कम से कम वो अपने अधिकारियों को वह निर्देशित करें कि इस ऐतिहासिक जगह को वो बचाएँ। इस ऐतिहासिक जगह के लिए कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन के नए प्रोजेक्ट्स को अमल में लाएँ, ताकि आने वाले दिनों में बिहार के खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों में इस जगह का शुमार ही ना हो, बल्कि लोग इस जगह को देखने के लिए आएँ और टूरिज़्म के सेक्टर के लिए यहाँ पर नई संभावनाएँ पैदा हो सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ओके, धन्यवाद। तो सुल्तान पैलेस का क्या इतिहास है? किसने इसको बनाया और क्यों सरकार इसको तोड़ना चाहती है? और अगर ये टूट जाता है तो फिर बिहार को क्या नुकसान होगा? तमाम बात हुई इनसे। इतिहासकार हैं
दानिश साहब तमाम चीज़ें बताए कि सरकार को इसको क्यों नहीं तोड़ना चाहिए और ये कैसे बनी है। तमाम इसकी एक-एक चीज़, इसमें जो सीढ़ी लगी है, जो इसके गुंबज बने हैं और तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से बातचीत हुई। आप क्या चाहते हैं कि ये बिल्डिंग जो है, जो एक धरोहर माना जा सकता है, बिहार का एक इतिहास है, जो फिर से अब कोई भी इस तरीके का बिल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर ये टूट जाता है तो। तो आप क्या चाहते हैं कि बिल्डिंग टूटना चाहिए या बच जाना चाहिए? इसको सरकार इसमें अच्छे से मरम्मती वगैरह करा के इसको रखे। बिहार का और एक इतिहास है, इस पटना का इतिहास है। जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक को देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।